तो चलिए बच्चों, अब हम देखते हैं नाज़ी जर्मनी में युवाओं की स्थिति कैसी थी। युवाओं में हिटलर की दिलचस्पी जुनून की हद तक पहुंच चुकी थी। उसका मानना था कि एक शक्तिशाली नाज़ी समाज की स्थापना के लिए बच्चों को नाज़ी विचारधारा की घुट्टी पिलाना बहुत ज़रूरी है। इसके लिए स्कूल के भीतर और बाहर दोनों जगह बच्चों पर पूरा नियंत्रण आवश्यक है। तमाम स्कूलों में सफाई और शुद्धिकरण की मुहिम चलाई गई। यहूदी या राजनीतिक रूप से अविश्वसनीय दिखाई देने वाले शिक्षकों को पहले नौकरी से हटाया गया और बाद में मौत के घाट उतार दिया गया। बच्चों को अलग-अलग बिठाया जाने लगा। जर्मन और यहूदी बच्चे एक साथ ना तो बैठ सकते थे और ना खेल कूद सकते थे। बाद में अवंचित बच्चों को यानी यहूदियों, जिप्सियों के बच्चे और विकलांग बच्चों को स्कूलों से निकाल दिया गया। 40 के दशक में तो उन्हें भी गैस चेंबरों में झोंक दिया गया। बच्चों, आप इससे जो हिटलर है उसकी क्रूरता देख सकते हैं कि वो पहले उसने हर चीज को बहुत चरणों में किया। उसने बच्चों को तक चरणों में निकाला कि पहले उसने मना कर दिया कि जो यहूदी बच्चे थे और जिप्सी और विकलांग बच्चे थे वो जर्मन बच्चों के साथ खेले कूदे ना, बैठे ना। फिर उसके बाद उन्होंने उसको उसने उनको स्कूल से निकाला और फिर उन्हें तक कंसंट्रेशन कैंप्स में भेज दिया। और शिक्षकों को भी नहीं छोड़ा गया। शिक्षक भी जो यहूदी थे उनको तो निकाला ही, और जो उनको लगता था कि सरकार के लिए परेशानियां खड़ी कर सकते हैं या बच्चों के मन में सरकार के खिलाफ कुछ भर सकते हैं, तो वो उनको तक निकाल के मार दिया गया। इसके अलावा अच्छे जर्मन बच्चों को नाजी शिक्षा प्रक्रिया से गुजरना पड़ता था। यह विचारधारात्मक प्रशिक्षण की एक लंबी प्रक्रिया थी। नस्ल के बारे में प्रचारित नाजी विचारों को सही ठहराने के लिए नस्ल विज्ञान के नाम से एक नया विषय पाठ्यक्रम में शामिल किया गया। और तो और गणित की कक्षाओं में भी यह यहूदियों का एक खास छवि गढ़ने की कोशिश की जाती थी। बच्चों को सिखाया गया कि वे वफादार व आज्ञाकारी बने, यहूदियों से नफरत और हिटलर की पूजा करें। खेलकूद के जरिए भी बच्चों में हिंसा और आक्रामकता की भावना पैदा की जाती थी। हिटलर का मानना था कि मुक्केबाजी का प्रशिक्षण बच्चों को फौलादी दिल वाला, ताकतवर और मर्दाना बना सकता है। मतलब आप देख सकते हैं कि इन लोगों ने जो अच्छे जर्मन बच्चे थे, मतलब उनके हिसाब से जो अच्छे जर्मन बच्चे थे वो ऐसे होते चाहिए थे जो बहुत ज्यादा वायलेंट हो, मतलब हिंसक हो और यहूदियों से नफरत करें और तो और हिटलर की पूजा करें। मतलब इससे आपको हिटलर की जो सोच है वो इसमें अब प्रज्वलित होते हुए दिखती है। वो उसका इतना ज्यादा हिंसा था, उसके मन में इतना भरा हुआ था कि वो बच्चों तक को नहीं बख्शना चाहता था। वो चाहता था कि बचपन से ही जो जर्मन रहे वो बहुत ज्यादा हिंसक रहे। जर्मन बच्चों और युवाओं को राष्ट्रीय समाजवाद की भावनाओं से लैस करने की जिम्मेदारी युवा संगठनों को सौंप दी गई। 10 साल की उम्र के बच्चों को युंग फोक में करा दिया जाता था। युंग फोक वो होते हैं जो 14 वर्ष से कम बच्चे और 10 साल से लेके 14 वर्ष तक के जितने बच्चे रहते हैं वो युंग फोक में जाते हैं और वहां पे वो अपनी शिक्षा कायम रखते हैं। 14 साल की उम्र में सभी लड़कों को नाजियों के युवा संगठन हिटलर यूथ की सदस्यता लेनी पड़ती थी। इस संगठन में वे युद्ध की उपासना, आक्रामकता व हिंसा, लोकतंत्र की निंदा और यहूदियों, कम्युनिस्टों, जिप्सियों व अन्य अवंचितों से घृणा का सबक सीखते थे। गहन विचारधारात्मक और शारीरिक प्रशिक्षण के बाद लगभग 18 साल की उम्र में वे लेबर सर्विस या में शामिल हो जाते। इसके बाद उन्हें सेना में काम करना पड़ता था और किसी नाजी संगठन की सदस्यता लेनी पड़ती थी। मतलब बच्चों के लिए इतनी चीजें कंपलसरी हो गई थी, उन लोगों को सब कुछ एक हिटलर ने जो सिस्टम बनाया था, जो तंत्र बनाया था, उसके हिसाब से करना पड़ता था, जितना भी युवा था वहां का। अब हम देखते हैं कि वाद जो था नाजी जर्मनी जो था उसमें मातृत्व की क्या सोच थी। तो मातृत्व की जो सोच थी वो ऐसी थी कि नाजी जर्मनी में प्रत्येक बच्चे को बार बार यह बताया जाता था कि औरतें बुनियादी तौर पर मर्दों से भिन्न होती है। उन्हें समझाया जाता था कि औरतें मर्द के लिए समान अधिकारों का संघर्ष गलत है। औरतों और मर्द के लिए जो समान अधिकारों का संघर्ष है वो ये पहले बता दिया जाता था कि ये बेहद गलत है, यह समाज को नष्ट कर देगा। लड़कियों को यह कहा जाता था कि उनका फर्ज है एक अच्छी मां बनना और शुद्ध आर्य रक्त वाले बच्चों को जन्म देना और उनका पालन पोषण करना है। मतलब लड़कियों की नाजी जर्मनी में सिर्फ इतनी ही छवि रह गई थी कि बच्चे पैदा करना, और वो भी शुद्ध आर्य रक्त वाले बच्चे पैदा करना, बाकी कुछ नहीं।
नस्ल की शुद्धता बनाए रखने, यहूदियों से दूर रहने, घर संभालने और बच्चों को नाज़ी मूल्य मान्यताओं को शिक्षा देने का दायित्व उन्हें ही सौंप दिया जाता था। आर्य संस्कृति और नस्ल की ध्वजवाहक वही थी। जो ध्वजवाहक मतलब जो फ्लैग बेरर है, मतलब वही थी जो ध्वज उड़ाती थी असली आर्य नस्ल के बच्चों के पैदा करने के लिए। 1933 में हिटलर ने कहा था, मेरे राज्य की सबसे महत्वपूर्ण नागरिक माँ है। लेकिन नाजी जर्मनी में सारी माताओं के साथ भी एक जैसा बर्ताव नहीं होता था। जो औरतें नस्ली तौर पर अवंचित बच्चों को जन्म देती थी उन्हें दंडित किया जाता था, जबकि नस्ली तौर पर वंचित दिखने वाले बच्चों को जन्म देने वाली माताओं को इनाम दिए जाते थे। ऐसी माताओं को अस्पताल में विशेष सुविधाएं दी जाती थी, दुकानों में उन्हें ज्यादा छूट मिलती थी और थिएटर व रेलगाड़ी के टिकट उन्हें सस्ते में मिलते थे। हिटलर ने खूब सारे बच्चों को जन्म देने वाली माताओं के लिए वैसे ही तमगे देने का इंतजाम किया था जिस तरह के तमगे सिपाहियों को दिए जाते थे। 4 बच्चे पैदा करने वाली माँ को कांसे का, 6 बच्चे पैदा करने वाली माँ को चांदी का और 8 या उससे ज्यादा बच्चे पैदा करने वाली माँ को सोने का तमगा दिया जाता था। आप देख सकते हैं कि हिटलर के अंदर नस्लवाद किस हद तक घुटा हुआ था, बिल्कुल गड़ा हुआ था। निर्धारित आचार संहिता का उल्लंघन करने वाली आर्य औरतों की सार्वजनिक रूप से निंदा की जाती थी और उन्हें कड़ा दंड दिया जाता था। बहुत सारी औरतों को गंजा करके मुंह पर कालिक पोत कर और उनके गले में तख्ती लटका कर पूरे शहर में घुमाया जाता था। उनके गले में लटकी तख्ती पर लिखा जा होता था, मैंने राष्ट्र के सम्मान को मलिन किया है। इस आपराधिक कृत्य के लिए बहुत सारी औरतों को न केवल जेल की सजा दी गई बल्कि उनमें से तमाम नागरिक सम्मान और उनके पति व परिवार भी छीन लिए गए। अब आपको ये सब मैं बता रही हूँ कि जो नाजी समाज था उसमें क्या क्या कैसे कैसे होता था एक एक तबके के लोगों के साथ, मतलब किसी को भी नहीं छोड़ा गया था नाजी समाज में। पर ये जो इतना उनका असर था वो क्यों था, उसका जो सबसे बड़ा रीजन था, जो सबसे बड़ी वजह थी, वो थी प्रचार की कला। इन नाजियों की जो प्रचार की कला थी वो बहुत यूनिक थी। वो इस कदर थी कि लोगों के अंदर चीजें भर दी गई थी पूरे तरीके से। तो अब देखते हैं कि जो उनकी प्रचार की कला थी वो क्या थी। नादिर शासन ने भाषा और मीडिया का बड़ी होशियारी से इस्तेमाल किया और उसके जबरदस्त फायदा उठाया। उन्होंने अपने तौर तरीकों को बयान करने के लिए जो शब्द इजाद किए थे वे न केवल भ्रामक बल्कि दिल दहला देने वाले शब्द थे। नाजियों ने अपने अधिकृत दस्तावेजों में हत्या या मौत जैसे शब्दों का कभी इस्तेमाल नहीं किया। सामूहिक हत्याओं का विशेष व्यवहार, अंतिम समाधान, यूथनेशिया, चयन और संक्रमण मुक्ति आदि शब्दों से व्यक्त किया जाता था। इवैक्यूएशन का आशय था लोगों को गैस चेंबरों में ले जाना। अब देख सकते हैं कि वो उन्होंने इवैक्यूएशन जैसा शब्द यूज किया था, इस्तेमाल करते थे लोगों को जान से मार देने के लिए। ये कितना ज्यादा भ्रमित कर सकता है सामने वाली जनता को कि उनको नहीं लगता था कि कुछ गलत हो रहा है, क्योंकि उस शब्द का इस्तेमाल नहीं हो रहा है। यहाँ पे मौत जैसा शब्द तो है ही नहीं। यहाँ पे ऐसा प्रतीत हो रहा है कि वो क्लीन कर रहे हैं, साफ सफाई कर रहे हैं कुछ गंदगी की। संक्रमण मुक्ति क्षेत्र कहा जाता था उनको जो गैस चेम्बर्स होते थे, मतलब जितना भी संक्रमण है उससे मुक्त हो रहे। आपने देखा होगा संक्रमण यूजुअली बीमारियों का होता है, तो वो उस तरीके से लिखते थे। गैस चेम्बर स्नानघर जैसे दिखाई देते थे और उनमें नकली फव्वारे भी लगे होते थे। शासन के लिए समर्थन हासिल करने और नाजी विश्व दृष्टिकोण को फैलाने के लिए मीडिया का बहुत सोच समझकर इस्तेमाल किया गया। नाजी विचारों को फैलाने के लिए तस्वीरों, फिल्मों, रेडियो, पोस्टरों, आकर्षक नारों और इश्तहारी पर्चों का खूब सहारा लिया जाता था। पोस्टरों में जर्मनी के दुश्मनों की रटी रटाई छवियां दिखाई जाती थी, उनका मजाक उड़ाया जाता था, उन्हें अपमानित किया जाता था, उन्हें शैतान के रूप में पेश किया जाता था। समाजवादियों और उदारवादियों को कमजोर और पथभ्रष्ट तत्वों के रूप में प्रस्तुत किया जाता था। उन्हें विदेशी एजेंट कहकर बदनाम भी किया जाता था। प्रचार फिल्मों में यहूदियों के प्रति नफरत फैलाने पर जोर दिया जाता था। द इटर्नल जू एक ऐसी सूची की सबसे कुख्यात फिल्म थी, मतलब सबसे ज्यादा जो फेमस फिल्म थी वो थी द इटर्नल जू।
परप्रिय यहूदियों के खास तरह की छवियों में पेश किया जाता था। उन्हें दाढ़ी बढ़ाए और कफ्तान पहने दिखाया जाता था, जबकि वास्तव में जर्मन यहूदियों और बाकी जर्मनों के बीच कोई फर्क करना असंभव था, क्योंकि वे दोनों समुदाय एक दूसरे में काफी घुले मिले थे। चूहा और कीड़ा जैसे शब्दों से संबंधित किया जाता था। उन जुओं को केचुआ, कीड़ा ऐसे शब्दों से संबोधित किया जाता था। उनकी चाल ढाल की तुलना करने वाले छछूंदर जीवों से भी की जाती थी। नाजीवाद ने लोगों के दिलो दिमाग पर गहरा असर डाला, उनकी भावनाओं को भड़काकर उनके गुस्से और नफरत को अवंचितों पर केंद्रित कर दिया। इसी अभियान में नाजीवाद का सामाजिक आधार पैदा हुआ। मतलब लोगों ने जितनी भी जर्मनी की दिक्कतें थी, वो नाजीवाद ने ये ऐसा पेश किया कि वो सब अवंचितों की वजह से थी, और उनको बहुत ज्यादा गिराने लगे, चाहे वो पोस्टरों में हो, मूवीज में हो, या किसी में भी हो, किसी भी चीज में हो। समाज को अपनी तरफ आकर्षित करने के लिए उन्होंने लोगों को इस बात का एहसास कराया कि उनकी समस्याओं को सिर्फ नाजी ही हल कर सकते हैं। मतलब नाजियों ने खुद के अलावा और कोई प्रकल्प छोड़ा ही नहीं था जर्मनी की जनता के पास। अब हम देखते हैं कि नाजीवाद के प्रति आम लोगों की क्या प्रतिक्रिया थी। तो नाजीवाद के प्रति आम लोगों की प्रक्रिया कुछ इस प्रकार थी कि बहुत सारे लोग नादी शब्द भंडार और धुआंधार प्रचार का शिकार हो गए। वे दुनिया को नाजी नजरों से देखने लगे और अपनी भावनाओं को नाजी शब्दावली की में ही व्यक्त करने लगे। किसी यहूदी से आमना सामना हो जाने पर उन्हें अपने भीतर गहरी नफरत और गुस्से का एहसास होता था। उन्होंने न केवल यहूदियों के घरों में बाहर निशान लगा दिए, बल्कि पड़ोसियों पर शक था, जिन पड़ोसियों पर शक था उनको पुलिस के हवाले भी कर दिया। उन्हें पक्का विश्वास था कि नाजीवाद ही देश को तरक्की के रास्ते पर लेकर जाएगा, यही व्यवस्था सबका कल्याण करेगी। मतलब लोगों का माइंड वॉश, जो ब्रेन वॉश जिसको बोलते हैं, वो पूरे तरीके से हो चुका था। नाजियों ने वो पूरे तरीके से कर दिया था। उनके हिसाब से जो नाजी बोल रहे हैं वो ही सही था और बाकी सब कुछ गलत। लेकिन जर्मनी का हर व्यक्ति नाजी नहीं था। बहुत सारे लोगों ने पुलिस दमन और मौत की आशंका के बावजूद नाजीवाद का जमकर विरोध किया। लेकिन जर्मन आबादी का एक बहुत बड़ा हिस्सा इस पूरे घटनाक्रम को मूक दर्शक और उदासीन साक्षी बना हुआ था। मतलब वो ना तो कुछ बोल रहा था, ना उसके लिए कुछ कर रहा था। लोग कोई विरोधी कदम उठाने, अपना मतभेद व्यक्त करने, नाजीवाद का विरोध करने से डरते थे। वे अपने दिल की बात कहने की बजाय आंख फेर कर चला देना ज्यादा बेहतर मानते थे। पादरी न्यूमिलेयर ने नाजियों का लगातार विरोध किया। उन्होंने पाया कि नाजी साम्राज्य में लोगों पर जिस तरह के निर्मम और संगठित जुल्म किए जा रहे हैं, उनका जर्मनी की आम जनता विरोध नहीं कर पाती थी। जनता एक अजीब सी खामोशी में डूबी हुई थी। नाजी जर्मनी में यहूदी क्या महसूस करते थे, यह एक बिल्कुल अलग कहानी है। एक समय के बाद किस तरह खुद यहूदी भी अपने बारे में नाजियों द्वारा फैलाई जा रही रूढ़ी छवियों पर यकीन करने लगे थे। अपने सपनों में उन्हें भी अपनी नाक आगे से मुड़ी हुई, बाल व आंखें काली और यहूदियों जैसी शक्ल, सूरत व चाल ढाल दिखने लगी थी। नाजी प्रेस से यहूदियों की जो छवियां और तस्वीरें छपती थी, वे दिन रात यहूदियों को का पीछा कर रही थी। ये छवियां सपनों में भी उनका पीछा नहीं छोड़ती थी। बहुत सारे यहूदी गैस चेंबर में पहुंचने से पहले ही दम तोड़ गए थे। मतलब जो माइंड में इतना भर दिया था, लोगों के दिमाग में इतना ज्यादा भर दिया गया था नाजी जर्मनी द्वारा ये सब चीजें, कि जो खुद यहूदी थे वो भी ऐसा सोचने लगे थे कि शायद हम ऐसे ही दिखते हैं, कि शायद हमारी शक्ल, सूरत, चाल ढाल कुछ इस तरह ही है जैसे नाजी लोग प्रोट्रे कर रहे हैं, नाजी लोग बता रहे हैं। क्योंकि अगर ऐसा नहीं होता तो ये लोग क्यों हमको इतना बुरा बोलते। और इस वजह से ऐसे बहुत से यहूदी थे जिन्होंने गैस चेंबर जाने से पहले ही 100 मौतें मरी होंगी। क्योंकि आपने देखा कि वो कैंप्स में, घेटोज में उनके साथ कैसा व्यवहार किया जाता था, उनसे उनकी पूरी संपत्ति ले ली जाती थी। और उसके अलावा ये सब तो उनके साथ फिजिकली हो रहा था, और मेंटल टॉर्चर भी उनको इतना ही मिलता था। अब हम आते हैं महाध्वंस के बारे में, जानकारियों के बारे में। नाजी तौर तरीकों की जानकारी नाजी शासन के अधिकार आखिरी सालों में रिस रिस कर जर्मनी से बाहर आने लगी थी। लेकिन वहां कितना भीषण रक्तपात और
बर्बर दमन हुआ था, इसका असली अंदाजा तो दुनिया को युद्ध खत्म होने के और जर्मनी के हार जाने के बाद ही लग पाया। जर्मन समाज तो मलबे में दबे हुए एक पराजित राष्ट्र के रूप में अपनी दुर्दशा में दुखी था। लेकिन यहूदी भी चाहते थे कि दुनिया उन भीषण अत्याचारों और पीड़ाओं के बाद को याद रखे जो उन्होंने नाजी कत्लेआम में झेली थी। मतलब जर्मनी तो दूसरा विश्व युद्ध हार गया था और वो हारा हुआ ही था। लेकिन जो नाजी जर्मनी में जो यहूदी थे वो भी चाहते थे कि जो दुनिया है वो देखे कि उनके साथ इस युद्ध के दौरान कैसी क्रूरता हुई है, कितना ज्यादा गलत हुआ है। जो कुछ हुआ उसकी गवाही देने और जो भी दस्तावेज हाथ आए उन्हें बचाए रखने की यह अदम्य चाह घेटो और कैंपों में नारकीय जीवन भोगने वालों में बहुत गहरे तौर पर देखी जा सकती थी। उनमें से बहुत ने डायरियां लिखी, नोटबुक लिखी और दस्तावेजों के संग्रह बनाए। लेकिन इसके विपरीत जब यह दिखाई देने लगा कि अब युद्ध में नाजियों की पराजय तय ही है, तो नाजी नेतृत्व ने दफ्तरों में मौजूद तमाम सबूतों को नष्ट करने के लिए अपने कर्मचारियों को पेट्रोल बांटना शुरू कर दिया। दुनिया के बहुत सारे हिस्सों में स्मृति लेखों, साहित्य, वृत्त चित्रों, शायरी, स्मारकों और संग्रहालयों में इस महाध्वंस का इतिहास और स्मृति आज भी जिंदा है। इससे आपको दोस्तों ये पता चलता है कि कहीं ना कहीं जो नाजी थे उनको पता था कि वो जो कर रहे हैं वो गलत कर रहे हैं, और अगर ये बात देश दुनिया में फैल गई तो इनके साथ बहुत गलत किया जाएगा। इस वजह से जब उनको पता चल गया कि जो दूसरा विश्व युद्ध है वो जर्मनी हारने वाला है, तब उन्होंने ये जितने भी दस्तावेज थे वो जलाना शुरू कर दिया हर गवर्नमेंट बिल्डिंग में जाके। लेकिन फिर भी बहुत सारे ऐसे स्मृतियां थी, पोएम्स थी जो बाहर आई। जैसे आप देख सकते हो, आपको इस इमेज में दिख रहा होगा एन फ्रैंक द डायरी ऑफ अ यंग गर्ल। ये एन फ्रैंक की एक पर्सनल डायरी थी जिसको लोगों ने बुक में कन्वर्ट किया था, जिसमें उसने बताया है कि उसने कैसे अपना पूरी जिंदगी जी और कैसे वो फाइनली एक कॉन्सेंट्रेशन कैंप में ही मरी है। तो इसी के साथ दोस्तों हमारा ये अध्याय यहाँ पे खत्म होता है। तो हम चलिए कुछ प्रश्नों के उत्तर देखते हैं। तो पहला जो प्रश्न है वो ये है कि वेमार गणराज्य के सामने क्या क्या समस्याएं थी। तो वेमार गणराज्य के सामने बहुत सारी समस्याएं थी दोस्तों, हमने अभी देखा। तो जो पहली थी उसमें से वो ये थी कि युद्ध में पराजय के बाद पराजय और राष्ट्रीय अपमान के लिए इसी को दोषी ठहराया गया। गणराज्य के समर्थन को नवंबर के अपराधी भी कहकर उनका मजाक उड़ाया जाता था। तो मैं यहाँ दोस्तों नवंबर का अपराधी लिख रही हूँ, आपको याद रहेगा नवंबर के अपराधी, ताकि आपको याद रहे ये जो पॉइंट है ये उसके बारे में है कि इनको दोषित गया था। फिर जो दूसरा है, यहाँ जगह कम है तो मैं आपको पूरा उत्तर नहीं लिख के दे सकती हूँ, पर आपको पता होगा कि इतिहास में जो आप उत्तर लिखते हैं वो पूरे डिटेल्स में लिखते हैं और वो बड़े बड़े उत्तर लिखते हैं। मैं आपको कुछ पॉइंटर्स दे रही हूँ इन सब क्वेश्चंस के, इन सब प्रश्नों के। फिर जो दूसरा था वो था स्पार्टी स्पार्टिकिस्ट लीग द्वारा विद्रोह द्वारा विद्रोह। फिर जो तीसरी समस्या थी वो थी फ्रांस द्वारा आर्थिक क्षेत्रों पे कब्जा। आर्थिक क्षेत्रों पर कब्जा फ्रांस के द्वारा। फिर जो चौथी वो थी महंगाई मुद्रास्फीति मुद्रास्फीति। अब जो दूसरा प्रश्न है वो है कि इस बारे में चर्चा कीजिए कि 1930 तक आते आते जर्मनी में नाजीवाद को लोकप्रियता क्यों मिल गई। तो इसका जो उत्तर है दोस्तों वो कुछ ऐसा है कि नाजी प्रोपेगेंडा नाजी प्रोपेगेंडा में लोगों को एक बेहतर
भविष्य की उम्मीद दिखाई देती थी, की उम्मीद दिखाई देती थी। धीरे धीरे नाजीवाद नाजीवाद एक जन आंदोलन आंदोलन का रूप लेता गया और जर्मनी में नाजीवाद को लोकप्रियता मिलने लगी। अब जो तीसरा प्रश्न है वो ये है कि नाजी सोच के खास पहलू कौन से थे। तो जो नाजी सोच के खास पहलू थे उसमें से जो पहला था वो था नॉर्डिक जर्मन आर्य, नॉर्डिक जर्मन आर्य को ही सर्वश्रेष्ठ माना जाता था, सर्वश्रेष्ठ। यहाँ पे भी बच्चों में सिर्फ पॉइंटर्स लिख रही हूँ। फिर जो दूसरा था वो यहूदियों और अवंचितों को मारना ही तंत्रगत था। वे समझते थे कि इनको मारना ही तंत्रगत है। फिर जो तीसरा है वो है लेबेनस्ट्रॉम, अवधारणा। इनकी जो लेबेनस्ट्रॉम अवधारणा थी वो। फिर जो चौथा है वो है नाजी लोग खुद को ही सर्वश्रेष्ठ समझते थे। ये हमने पहले भी देखा है, मतलब पहले हमने नॉर्डिक जर्मन का देखा था और तीसरा था कि नाजी लोग खुद को सर्वश्रेष्ठ समझते थे, सर्वश्रेष्ठ। अब जो चौथा प्रश्न है वो है कि नाजियों का प्रोपेगेंडा यहूदियों के खिलाफ नफरत पैदा करने में इतना असरदार कैसे रहा। तो इसके जो कारण है वो आपको 4 कारण मिलेंगे। तो जो पहला कारण है वो है राजनीतिक स्वीकृति। लोगों ने राजनीतिक तौर पे स्वीकार कर लिया था कि यहूदी खराब है, स्वीकृति। फिर दूसरा जो है वो है आर्थिक स्वीकृति। आर्थिक रूप से भी आपको पता ही होगा कि कैसे इन लोगों ने सारे यहूदियों के पैसे ले लिए और उनकी जमीन को फिर से बांट दिया। फिर जो तीसरा था वो था सामाजिक। समाज में भी युवाओं का कैसे ब्रेन वॉश किया, हमने अभी उसके बारे में पढ़ा, स्वीकृति। और जो चौथा है वो है धार्मिक स्वीकृति। धार्मिक स्वीकृति में भी मैंने आपको बताया कि कैसे लोगों को लगता है कि यहूदी ही थे जिन्होंने ईसा मसीह का वध किया था और इस वजह से बहुत इतिहास में भी यहूदियों के खिलाफ बहुत ज्यादा चीजें रखी गई कि उनको जैसे जमीन का मालिक होना अलाउड नहीं था, मतलब स्वामित्व उनको नहीं मिलता था, ये सब। तो इस वजह से भी इनके खिलाफ जो नफरत पैदा हुई वो बहुत इजीली लोगों ने एक्सेप्ट कर ली। जो पांचवा प्रश्न है वो है नाजी समाज में औरतों की भूमिका की क्या भूमिका थी। फ्रांसीसी क्रांति के बारे में जानने के लिए अध्याय देखिए, फ्रांसीसी क्रांति और नाजी शासन में औरतों की भूमिका के बीच क्या फर्क था, एक पैरांड में बताए। तो मैं बच्चों आपको एक पैरांड तो नहीं लिख के दूंगी, पर पहले मैं आपको बता देती हूँ कि नाजी समाज में जो औरतों की भूमिका थी वो केवल बच्चे पैदा करने की थी, बच्चे पैदा करने की। और
हमने जैसे कि देखा कि इस समय फ्रांसीसी क्रांति में हमने पढ़ा था कि इस समय फ्रांस में औरतों को वोटिंग राइट्स मिल रहे थे, मतलब मतदान का अधिकार दिया जा रहा था, और औरतें काम पर जाने लगी थी और घर पे नहीं बैठती थी। पर वहीं पे अगर नाजी जर्मनी में देखे तो उन्होंने मान लिया था कि ये एक पितृक तंत्र है, जहाँ पे मतलब पेट्रियार्कल सोसाइटी, मतलब जो आदमी है वो औरतों से बेहतर होते हैं। और इस वजह से उन्होंने ये भी मान लिया था कि जो औरतें हैं उनका जो एक रोल है सोसाइटी में, उनका समाज में एक जो रोल है वो सिर्फ बच्चे पैदा करने का है। तो आप इसी के बारे में पूरा डिटेल में आपको लिखना पड़ेगा इस प्रश्न में। और जो आखिरी प्रश्न है वो है, नाजियों ने जनता पर पूरा नियंत्रण हासिल करने के लिए कौन कौन से तरीके अपनाए। तो इन्होंने कुछ कुल 5 तरीके अपनाए, जिसमें से पहला था एक उच्चतम देश की कल्पना करवाई। देश की कल्पना। फिर जो दूसरा था वो था युवाओं और बच्चों पर विशेष ध्यान। और बच्चों पर विशेष ध्यान। फिर जो तीसरी वो थी वो था पितृ 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 सत्तात्मक सत्तात्मक समाज, मतलब जैसा मैंने अभी आपको बताया जो पितृक तंत्र होता है वो। फिर चौथा प्रचार के तरीके। प्रचार के तरीके। और जो पांचवा है वो है अन्य विचार धारणाओं चार धाराओं चार धाराओं को कमतर बताना। तो हमारा अध्याय यहीं पे अंत होता है। चलिए दोहराते हैं हमने इस अध्याय में क्या क्या पढ़ा। तो पहला जो हमने पढ़ा है उसके बारे में हम पहले सबसे पहले एक घटना समय रेखा देख लेते हैं। तो 1 अगस्त 1914 में प्रथम विश्व युद्ध शुरू हुआ था। 9 नवंबर 1918 में वेमार गणराज्य की उद्घोषणा हुई। 28 जून 1919 में वर्साई की संधि हुई। 30 जनवरी 1933 में हिटलर जर्मनी के चांसलर बने। सितंबर 1 1939 में जर्मनी ने पोलैंड पर आक्रमण किया, और 22 जून 1941 को जर्मनी ने सोवियत संघ पर आक्रमण किया, जिसमें वो हार गए थे। जून 23 1941 में यहूदियों की सामूहिक हत्या शुरू करवा दी गई। 8 दिसंबर 1941 में संयुक्त राज्य अमेरिका द्वितीय विश्व युद्ध में शामिल हुआ। 27 जनवरी 1945 को सोवियत सैनिकों ने ऑश्विट्ज को आजाद कराया। 8 मई 1945 को यूरोप में मित्र राष्ट्रों की जीत हुई। फिर अब आप देख सकते हैं कि जर्मनी ने ऑस्ट्रियाई साम्राज्य के साथ और मित्र राष्ट्रों के खिलाफ प्रथम विश्व युद्ध 1914 से 1918 लड़ा। समाजवादी, कैथोलिक और डेमोक्रेट्स ने वीमार गणराज्य का समर्थन किया और उन्हें मजाक में नवंबर अपराधी कहा गया। 1929 और 1932 के बीच महान आर्थिक मंदी ने राजनीतिक कट्टरवाद को जन्म दिया। हिटलर ने जर्मन वर्कर्स पार्टी पर अधिकार कर लिया और इसका नाम बदलकर नेशनल सोशलिस्ट जर्मन वर्कर्स पार्टी कर दिया, जिससे बाद में नाजी पार्टी के नाम से जाना जाने लगा। राष्ट्रपति हिंडनबर्ग ने 30 जनवरी 1933 को हिटलर को चांसलरशिप की पेशकश की। नाजी शुद्ध और स्वस्थ नॉर्डिक आर्यों का समाज चाहते थे। 14 साल की उम्र में लड़कों को नाजी युवा संगठन में शामिल होना पड़ा, जहां उन्हें युद्ध की पूजा करना, आक्रामकता और हिंसा का महिम मंडन करना, लोकतंत्र की निंदा करना और यहूदियों, कम्युनिस्टों, जिप्सियों से नफरत करना सिखाया गया। यहूदी, जिप्सी, अश्वेत, डंडे, रूसी कुछ ऐसे समूह थे जिन्हें व्यापक रूप से सताया गया और उन्हें अवांछनीय कहा गया। तो इसी के साथ मैं आज हमारे अध्याय का अंत करना चाहती हूँ। आशा करती हूँ कि आपको सब समझ में आया होगा। फिर मिलते हैं। धन्यवाद।